गाइस आज के समय में दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां नासा, ईएसए, इसरो, स्पेस ये सारी स्पेस एजेंसियां के जो सैटेलाइट और टेलीस्कोप हैं वो स्पेस और धरती दोनों पर नजर रखते हैं, जिससे कि धरती पर होने वाले खतरे यानी कि स्पेस से आने वाले खतरे को पहले से मापा जा सकता है और हम उसको रोक सकते हैं। लेकिन इनका मकसद सिर्फ यहीं तक नहीं है, इनका मकसद स्पेस में रिसर्च करना भी होता है, जिनका एक और मेन मकसद होता है कि धरती की जैसे एक और प्लेनेट की खोज करें जिसपे कि मानव अपने जीवन जी सके, जिसपे हाइड्रोजन, कार्बन, O2 ऐसी मेटल मौजूद हो। मान लीजिए ऐसा प्लेनेट मिल भी जाता है जिसपे ये सारी सुविधा मौजूद हो, तो क्या हम उस प्लेनेट तक पहुंच पाएंगे, या फिर वो प्लेनेट हमारी धरती से कितनी दूर एग्जिस्ट करता होगा कि हम उस तक पहुंच जाएंगे, या फिर वो करोड़ों लाइट ईयर दूर रहेगा तो हम उस तक कैसे पहुंचेंगे। तो आइए गाइस इन सारी पॉइंट को इसी वीडियो में समझते हैं। गाइस इससे ठीक 101 साल पहले सन 1922 में सोवियत यूनियन नाम का एक देश का गठन हुआ था, जिसमें टोटल 15 देश शामिल थे, जिसमें रसिया और यूक्रेन जैसे देश भी शामिल। इसका पूरा नाम यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक था, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूएसएसआर भी कहा जाता था। 1955 में सोवियत यूनियन देश में पहली यानी कि दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी की स्थापना की गई, जिसका हेडक्वार्टर मॉस्को शहर में रखा गया। इसका नाम सोवियत स्पेस प्रोग्राम रखा गया, इसको शॉर्ट फॉर्म में एसएसपी भी कहा जाता था। और 4 अक्टूबर 1957 को एसएसपी का पहला मिशन यानी स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया जाता, जिसमें एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को स्पेस में ले जाकर छोड़ा जाता, जो 3 महीने तक लगातार काम करती रहती रूप से सही तरीके से। और यह 3 महीने बाद 4 जनवरी 1958 को हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आकर जलकर राख हो जाती है। बट गाइस ये तो सिर्फ शुरुआत थी। सोवियत यूनियन दुनिया का पहला देश बन जाता है स्पेस में किसी सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला, और उसके बाद 3 नवंबर 1957 को एसएसपी अपना दूसरा मिशन लॉन्च करता है स्पुतनिक 2 के नाम से। और इस बार कोई सैटेलाइट नहीं बल्कि एक जीवित प्राणी, एक लाइका नाम के कुतिया को स्पेस में भेजा जाता है। ये चेक करने के लिए अगर किसी जीवित प्राणी को हम स्पेस में भेजते हैं तो उसके लिए क्या क्या परेशानी होती है, कहीं ऐसी रेडिएशन तो नहीं या तरंग तो नहीं जो अगर हम मानव को स्पेस क्राफ्ट में स्पेस में भेजेंगे तो उसको खत्म कर सकती है, ये चेक करने के। बट गाइस स्पेस में लाइका नाम के कुतिया को 3 नवंबर 1957 को भेज दिया जाता है, यानी लॉन्च करके स्पेस में छोड़ दिया जाता है। लेकिन जब वो वापस आ रही थी तो एटमॉस्फेयर में घुसते समय स्पेस क्राफ्ट में कुछ तकनीकी गड़बड़ी की वजह से हीट बहुत ज्यादा हो जाती है, इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि लाइका की मौत हो जाती है। और तभी सन 1958 में अमेरिका में एक और स्पेस एजेंसी की स्थापना की जाती है, जिसका नाम नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन रखा जाता है, जो पहले नाका हुआ करती थी। पहले स्पेस के बारे में सलाह देती थी और एटमॉस्फेयर के बारे में जानकारी देती थी और मौसम विभाग के बारे में जानकारी देती थी। एसएसपी की स्पीड देखकर इन्होंने भी अपना नाम नासा रखकर स्पेस प्रोग्राम में दिलचस्पी ली और दोनों में जोरदार कंपटीशन स्टार्ट हो गया। और इसके बाद 12 अप्रैल सन 1961 को सोवियत स्पेस प्रोग्राम एक हटके मिशन लॉन्च करता है, जिसका नाम ओस्तक 1 रखा जाता है। और इस बार कोई सैटेलाइट और लाइका नाम की कुतिया नहीं बल्कि इस बार एक मानव को स्पेस में भेजा जाता है, जिनको आज हम यूरी गागरिन के नाम से जानते हैं। और यह पूरी मानव प्रजाति के लिए अंतरिक्ष की सबसे लंबी छलांग थी, और यह सक्सेसफुली धरती पर वापस भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर में सोवियत स्पेस प्रोग्राम का नाम छप जाता है। और एक और इन्फॉर्मेशन है जो बहुत कम लोग जानते हैं आज के समय में भी। अगर मैं आपसे पूछूं कि चांद पर सबसे पहले कौन पहुंचा था यानी क्या पहुंचा था, तो आप बोलेंगे नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर सबसे पहले कदम रखा था और वही पहुंचे थे। लेकिन गाइस ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले इस सोवियत स्पेस प्रोग्राम का एक लूना 2 मिशन लॉन्च किया गया था, जो कि चांद पर हार्ड लैंडिंग किया था, यानी कि सबसे पहले लूना 2 मिशन पहुंचा था, न कि नील आर्मस्ट्रांग का स्पेसक्राफ्ट पहुंचा था। और इतने सारे मिशन सक्सेसफुली लॉन्च करने के बाद सोवियत स्पेस प्रोग्राम अपनी छाप पूरी दुनिया में छोड़ रहा था, यानी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। और इसके बाद सन 1968 में यानी नासा की स्थापना होने के 10 साल बाद नासा अपना पहला मिशन लॉन्च करता है, जिसमें फ्रैंक बोरमन, जेम्स वेल और विलियम एडन एक स्पेसक्राफ्ट के जरिए चांद की चक्कर लगाकर वापस धरती पर सेफली आ जाते हैं। और इसके बाद सन 1969 में नासा 4 मिशन लॉन्च करता है, अपोलो 8, अपोलो 9, अपोलो 10 और अपोलो 11। अपोलो 11 पूरी मानव प्रजाति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पल था। अपोलो 11 मिशन सिर्फ नासा के नहीं पूरी मानव प्रजाति के लिए एक ऐतिहासिक मिशन था। और यह मिशन 16 जुलाई 1969 को 1:32 पर लॉन्च कर दिया जाता है, जिसके लगभग 4 दिन बाद यह 20 जुलाई 8:17 पे यह चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेते हैं। इसके बाद नील आर्मस्ट्रांग अपना पहला कदम रखते हैं चंद्रमा के सरफेस पर, और उसके बाद रखते हैं इनके मित्र बज एल्ड्रिन।
जिसके बाद नील आर्मस्ट्रांग दुनिया के पहले व्यक्ति बन जाते हैं चंद्रमा की सरफेस पर पहला कदम रखने वाला है। उसके बाद नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर 21 घंटे और 36 मिनट बिताते हैं, जिसमें यह 21.5 kg डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, वहां से मटेरियल कलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद ये 24 जुलाई 1969 को धरती पर सेफली वापस भी आ जाते हैं। इनकी लैंडिंग प्रशांत महासागर में होती है और इस मिशन में यह लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी का सफर तय करते हैं, जिसमें यह मानव की सबसे लंबी यानी सबसे ऊंची छलांग थी। और WSA-9 के एक न्यूज आर्टिकल के अनुसार जब ये मिशन लॉन्च किया जा रहा था तो टीवी पर लाइव लगभग 600 से 650 मिलियन लोग देख रहे थे, जिससे कि दुनिया भर में बहुत ज्यादा फेमस हुआ था उस समय और इसको काफी सारे ऐतिहासिक बुक में इसका नाम दर्ज किया गया, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग का नाम सबसे पहले लिया जाता है। और इसी मिशन ने नासा को सोवियत स्पेस प्रोग्राम से काफी ज्यादा आगे लेकर चला गया। और इसके बाद नासा ने भी एक से बढ़ के एक मिशन लॉन्च किया, जिसमें अपोलो 11 को छोड़कर पहले अपोलो 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक चलाया गया, जिसमें एस्ट्रोनॉट चांद की सतह पर जाते और वापस आते थे सेफली। लेकिन गाइस अपोलो 13 के साथ एक घटना हो गई थी, उसकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में। बाकी आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। और ये मिशन इतने ज़्यादा जोर तोड़ से किया जा रहा था कि बस ऐसा लग रहा था कि अगला मिशन जो होगा हमारा 2000 तक हम बल्कि चांद पर नहीं बल्कि हम मंगल पर होंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है गाइस। इसको समझते हैं आखिर जब चांद पे जा सकते हैं तो हम मंगल प्लैनेट पे अब तक क्यों नहीं गए, आइए इसको समझते हैं। चांद तक हम इसलिए पहुंच गए गाइस कि चांद हमारी धरती से सबसे ज़्यादा नज़दीक है, जिसकी दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। और बात करें यही अगर अदर प्लैनेट्स की तो हमारे धरती से करोड़ों किलोमीटर दूर है, जैसे कि मंगल प्लैनेट, बुध प्लैनेट की बात ही मत करो, सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, उस पर जाके हम क्या करेंगे, जलकर राख हो जाएंगे। और बात करें हम अगर मंगल प्लैनेट की तो हमारी धरती से करोड़ों किलोमीटर दूर है, जहाँ तक जाने के लिए हमें भारी मात्रा में फ्यूल और एक हाई टेक्नोलॉजी वाला स्पेस क्राफ्ट चाहिए। अगर हम बात करें अगर अपोलो 11 मिशन अगर मंगल प्लैनेट पे जाने का होता तो वहाँ पर जाने के लिए महीनों तक का समय लग जाता, जिसमें मानव शायद जीवित भी ना रहते इतनी दूरी तय करने के बावजूद स्पेस में। लेकिन क्या ऐसी बात नहीं है कि मंगल ग्रह पर अभी तक कुछ भी नहीं भेजा गया है। नासा के द्वारा बहुत से ऐसे रोवर और ऑर्बिट्स भेजे जा चुके हैं जो मंगल प्लैनेट पर अभी सेफली घनी जांच कर रहे हैं, जैसे कि सन 2002 में भेजा गया मार्स ऑब्जर्वेटरी मिशन, सन 2008 में फोनिक्स मार्स लैंडर, सन 2015 में मार्स रिकॉग्निशन ऑर्बिटर और सन 2020 में परसेवरेंस रोवर। और इन सारे रोवर से काफ़ी अच्छी खासी डेटा कलेक्ट की गई, जिसमें जो सबसे पहला नासा के द्वारा जो रोवर भेजा गया था सन 2002 में मार्स ओडिसी मिशन, इस सिर्फ अनुमान लगा था कि मंगल प्लैनेट पर पानी है। लेकिन सन 2015 में जो रोवर भेजा गया था मार्स रिकॉग्निशन ऑर्बिटर, इसने तो कंफर्म भी कर दिया कि मार्स पर पानी मौजूद है, वो भी भारी मात्रा में मौजूद है और वह बर्फ की स्टेट में है। तो इस बात यहाँ पे ये आती है कि अगर मार्स पे पानी है यानी कि उसमें मानव जीवन जी सकते हैं, तो आखिर मानव उस पर अब तक गया क्यों नहीं। मार्स पे हमारे जो एटमॉस्फेयर है, जो परत है, ओजोन लेयर है, ऐसी कोई लेयर ही नहीं। और गाइस वहाँ पे भारी मात्रा में रेडिएशन है, तरंग है, जो इस समय अगर हम वहाँ पे पहुंचे तो वो हमारे शरीर के चिथड़े उड़ा देंगे। इसकी वजह से इस समय हम मार्स पर इस समय एग्जैक्टली नहीं रह सकते हैं। उसमें रहने के लिए हमें उसका पहले ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, जैसे कि वहाँ का टेम्परेचर, रेडिएशन, किरण, ये सारी चीज मैनेज करनी होगी हमें। वैसे गाइस मैं आपको बता दूं, आपने स्पेसएक्स के ऑनर एलन मस्क को तो जानते ही होंगे। उन्होंने एक मीटिंग में दावा भी किया है कि वो इस दशक के खत्म होने से पहले वो मानव प्रजाति की मंगल ग्रह पे एक बस्ती बसा देंगे। वैसे गाइस ये एलन मस्क ने कहा है तो ये हो भी सकता है। वैसे गाइस इस हौसले के लिए एक सैल्यूट तो बनता है। इस धरती पे अब तक जितने भी साधन हैं जिससे कि हम स्पेस में जाते हैं या फिर चंद्रमा की सतह पर जाते हैं, इससे हम मंगल प्लैनेट पर अभी भी सेफली मानव मंगल प्लैनेट पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि गाइस अब तक ऐसे कोई हाई टेक्नोलॉजी वाला स्पेस क्राफ्ट नहीं है जो हमें मंगल प्लैनेट पर लगभग 10 दिन के अंदर ले जा सके। अगर महीनों तक का समय लगता है तो उसमें स्पेस क्राफ्ट होना चाहिए उतना फूड की जिससे कि वो महीनों तक का समय बिता सके उस स्पेस क्राफ्ट, और वापस आने का भी फूड उसमें कलेक्ट कर लिया, जैसे कि इतनी स्पेस उसमें होने चाहिए स्पेस क्राफ्ट में। तो गाइस ये तो बात हो गई हमारी चांद और मंगल प्लैनेट तक की सफर की। यानी गाइस अगर हम चांद तक पहुंचे तो हम मंगल प्लैनेट पर आज ना तो कल पहुंच ही जाएंगे, ऐसी सोचने वाली कोई बात नहीं है। इस पर काफी भारी रिसर्च की जा रही है, इस पर काफी ज्यादा स्पेस क्राफ्ट में हाई टेक्नोलॉजी लाई जा रही है, जिसकी वजह से हम मंगल तक इस
दशक के खत्म होने से पहले पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर गाइस बात करें कि अगर हमें इस प्लेनेट से खरबों किलोमीटर दूर जाना पड़े तो क्या हम उस तक पहुंच पाएंगे? गाइस जवाब है बिल्कुल, ये पॉसिबल है, लेकिन गाइस इसमें भी समय लगेगा। मैं जिस चीज की बात कर रहा हूँ वो स्पेसक्राफ्ट नहीं है, बल्कि इसका नाम वर्म होल है, जो कि ग्रेविटी की मदद से काम करता है। गाइस इसकी पूरी बात समझने के लिए हमें शुरुआती दौर, जैसे हमने स्पेसक्राफ्ट को समझा था शुरुआती दौर को, वैसे हमें स्पेस की शुरुआती दौर को भी समझना है। गाइस जो हमारा स्पेस है, यानी कि सबसे स्टार्टिंग करते हैं गाइस हम अपने अर्थ से। जो हमारा अर्थ है ये हमारा सूर्य का चक्कर लगाता रहता है और इसके साथ 8 प्लेनेट होते हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। सूर्य हमारे सोलर सिस्टम के केंद्र का एक बिंदु है, एक तारा है, सबसे बड़ा तारा है जो सबसे भारी है। इसकी ग्रेविटी हमारे पृथ्वी से भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये सारे प्लेनेट उसकी परिक्रमा करते रहते हैं। और ये जो पूरा सोलर सिस्टम है हमारे सूर्य और 8 प्लेनेट के, ऐसे ही सोलर सिस्टम हमारी गैलेक्सी जो है, या सोलर सिस्टम के अगर बाहर से देखेंगे तो एक गैलेक्सी है, जिसमें ऐसे सोलर सिस्टम कई सारे, यानी कि करोड़ों सोलर सिस्टम है हमारी गैलेक्सी में। और इसके बाद ये जो गैलेक्सी बड़ी सी दिखाई दे रही है, ऐसी बहुत सी गैलेक्सी मौजूद है हमारी स्पेस में, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। और ये जो हमारी गैलेक्सी दिखाई दे रही है, जिसमें कि हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है, पूरी गैलेक्सी को हमारा नाम दिया गया है मिल्की वे गैलेक्सी। यानी कि जिस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है उसको हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। ये ब्रह्मांड इतने ज्यादा बड़ा है कि कल्पना भी हम नहीं कर सकते कि इसकी साइज कितनी ज्यादा बड़ी है। और गाइस इसमें बात करेंगे सिर्फ गैलेक्सी और हमारे सोलर सिस्टम नहीं, बल्कि इसमें एक भारी मात्रा में एक ब्लैक होल और वर्म होल भी हो, जो साल 2019 में पहली पिक्चर ली गई थी इस ब्लैक होल की। इसमें इतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड होती है कि ये हमारी जो लाइट होती है ये इसको भी मोड़कर अपने अंदर समेट लेती है। इसके अंदर ग्रेविटी कैसी काम करती है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन उसके अंदर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। तो गाइस हम वापस आ जाते हैं अपनी अर्थ पर। अगर अपनी अर्थ की ग्रेविटी की बात करें तो हमारी ग्रेविटी ऐसी काम करती है जिसपे हम चल लेते हैं, घूम लेते हैं। और बात करें हम अपनी चंद्रमा की ग्रेविटी पर तो उस पर भी ये सब कुछ मुमकिन है, लेकिन जो हमारी चंद्रमा की ग्रेविटी हमारी धरती के मुकाबले 60% कम है। यानी कि अगर हमारा वेट 60 kg है तो जो हमारी चंद्रमा की ग्रेविटी होगी उसके वजह से हमारा वजन चंद्रमा पे सिर्फ 10 kg ही दिखाएगा। और यह सब निर्भर करता है ग्रह और उपग्रह के साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है। और यहीं गाइस अगर बात करें हम अपनी सन की, अगर वो एक प्लेनेट होता बल्कि अर्थ के जैसे, तो उसकी वैसे तो उसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है धरती के मुकाबले, इस समय भी वो जलता हुआ एक तारा है, बट गाइस उसकी जो ग्रेविटी है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि लगभग हमारी अर्थ से 100 गुना ज़्यादा जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो सन के पास है। यानी गाइस अगर सन जलता हुआ तारा ना होता और वो भी एक प्लेनेट होता, तो अगर हम धरती से स्पेसक्राफ्ट के जरिए अगर हम सन तक जाते हैं तो वहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो हमारे एटम है, जो हमारे पार्टिकल है, वो बहुत ज़्यादा स्लो मोशन करते हैं। इसकी वजह से वहाँ पे अगर 1 घंटा बीतता है तो हमारे यहाँ शायद 100 घंटा भी बीत सकता है हमारे धरती के ऊपर। और ये सारी चीज़ निर्भर करती है ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण। हम अपने धरती पर ही देख सकते हैं, अगर कोई भारी चीज़ है और कोई हल्की चीज़ है तो हल्की चीज़ की तुलना में जो भारी चीज़ होगी वो स्लो मोशन करेगी, लेकिन जो हल्की चीज़ रहेगी वो फास्ट मोशन करती है। यानी कि जो धरती का ग्रेविटी है वो सन के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह पे यहाँ पे जो मोशन रहेगा के पास जाने पर उस मोशन स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे टाइमिंग जो होगी वो बहुत ज़्यादा स्लो कटेगी। अगर हम अपनी वॉच भी ले जाते हैं, अगर उसमें भी टाइमिंग देखेंगे तो वहाँ पे जो टाइमिंग दिखाई देगी वो सन के ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण वहाँ पे दिखाई देगी हमें बिल्कुल सही तरीके से। लेकिन हम जब वापस आएंगे अपनी धरती पर तो हम देख पाएंगे कि जो हमारी टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा रॉन्ग हो चुकी है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा स्लो दिखाई देती है। गाइस एक हॉलीवुड की फिल्म है इंटरस्टेलर, जिसमें दिखाया जाता है कि धरती पर बहुत ज़्यादा खतरा आने वाला था, जिसकी वजह से वो एक ऐसे प्लेनेट की खोज करने निकलते हैं, कूप और उसके जो बाकी मेंबर्स होते हैं, जिस पर कि मानव अपना जीवन जी सके। और वो खोज करते करते पहुंच जाते हैं एक ब्लैक होल के पास। वहाँ पे एक प्लेनेट दिखाई देता है, वहाँ पे इनको पहुंचना रहता है। और जब ये उस ब्लैक होल के पास प्लेनेट पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे इनका 1 घंटा बीत जाता है। और गाइस बता दें कि वहाँ पे 1 घंटा बीता, यहाँ पे जो उसके कूप के मेंबर थे यहाँ पे उनका 7 ईयर बीत जाता है। ये सब होता है गैस ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण, ये सब होता है वहाँ पे गैस ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण। क्यों गैस जो ब्लैक होल होता है आपको मैंने पहले ही बताया था कि उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ज़्यादा होती है, और उसके पास जो प्लेनेट था उसकी वजह से इसके पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड बनी थी वो बहुत भारी थी। यानी कि जो मोशन थे अपने हिसाब से तो सही दिखाई देता है कि हम सही मूव कर रहे हैं, लेकिन जो अगर बाहर से देखेंगे तो हमारे मोशन बहुत ज़्यादा स्लो दिखाई देंगे, बहुत ज़्यादा स्लो मोशन करते रहेंगे हम ऐसे। इसकी वजह से यहाँ पे 1 घंटे बीतने के बाद वहाँ पे इनके 7 ईयर बीत जाते हैं। अगर
गाइस ब्लैक होल का आप ज़्यादा सही तरीके से देखना चाहते हैं तो आप इंटरस्टेलर इस फिल्म को जाकर एक बार जरूर देखिएगा गाइस। तो गाइस मेरा यहाँ तक का जो पॉइंट था गाइस, मेरा आपको ग्रेविटी के बारे में समझाना मेन पॉइंट था कि अब ग्रेविटेशनल फील्ड को समझ जाए कि अगर ग्रेविटेशनल फील्ड भारी होती है तो वहाँ पे जो मोशन होगी, जो हमारी टाइमिंग होगी बहुत ज़्यादा स्लो होगी। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड अगर आप थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे अगर ग्रेविटेशनल फील्ड कम होगी तो वहाँ पे जो हमारी मोशन होंगे वो बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड ज़्यादा की तुलना में। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वोम होल के बारे में। वोम होल क्या गाइस? वोम होल एक ऐसा मार्ग है जिसके जरिए हम दो स्थानों को एक ही समय पे जोड़ते हैं। इसको दूसरी भाषा में कहा जाए तो समय अंतराल सुरंग, जो दो स्थानों को एक ही समय पर जोड़ती हो। ये वोम होल कार्य करता है ग्रेविटी की मदद से। वोम होल की जो पहली थ्योरी आई थी वो आइंस्टाइन की थ्योरी साल 1915 में दी गई। द आइंस्टाइन की थ्योरी द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से आई थी इसकी थ्योरी वोम होल। तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जो थ्योरी है बहुत सारी राज खोलती है स्पेस के बारे में। इसकी जो थ्योरी है इसको सोल्व करने के बाद जो स्पेस के एक एक बिंदु है उसके समय को भी बता दी थी। आइंस्टाइन की साल 1915 में जो थ्योरी दी गई थी कुछ इस प्रकार है। कैपिटल जी म्यू न्यू प्लस लैम्डा जी म्यू न्यू इक्वल टू 8 पाई जी अपॉन सी की पावर 4 इंटू टी म्यू न्यू। इसमें गाइस जो पहला कैपिटल जी म्यू न्यू है वो हमारी स्पेस की जो वक्रता है उसको दर्शाता है, और सेकेंड लेटर जो लैम्डा है वो ब्रह्मांड की स्थिरांक को दर्शाता है कि हमारे ब्रह्मांड में जो प्लेनेट है और गैलेक्सी है वो कैसे स्थित है, उसकी स्थिरांक को दर्शाता है। और जो तीसरा लेटर है जो जी म्यू न्यू है वो मैट्रिक के रूप में कार्य करता है कि जी स्पेस के भीतर जो हमारे प्रत्येक बिंदु है जो मैथमेटिक है वो कैसे दर्शाए जाते हैं। और इसके बाद जो चौथा लेटर है 8 पाई जी अपॉन सी की पावर 4 वो आइंस्टाइन की गुरुत्वाकर्षण के रूप में माना जाता है। और गाइस जो पांचवा लेटर है म्यू न्यू वो तनाव ऊर्जा टेंसर के रूप में कार्य करता है स्पेस के भीतर। और गाइस जब ये इक्वेशन सोल्व की जाती है तो इसकी एक नहीं बल्कि अनेकों आंसर निकल, इसके जरिए हम ब्रह्मांड के अलग अलग मार्ग को खोज सकते हैं, जैसे कि वोम होल, ब्लैक होल, ये सारे इस इक्वेशन के जरिए निकलते हैं। यानी गाइस साल 2019 में जो ब्लैक होल की पहली तस्वीर ली गई थी उससे 100 साल पहले आइंस्टाइन की थ्योरी द रिलेटिविटी से उसको समझा जा सकता था, और उसके बाद साल 2019 में इसकी पहली तस्वीर ली गई ब्लैक होल की। लेकिन गाइस अब तक वोम होल को ना प्रैक्टिकली खोजा गया है और ना ही उसको प्रैक्टिकली उसको यूज किया गया। बस उस वोम होल के सिद्धांत को सिर्फ समझा जा सकता है अब तक। यानी कि रिलेटिविटी की जो थ्योरी है उसके अनुसार जो धरती ग्रेविटी है वो इसकी आकृति के ऊपर भी निर्भर करती है, जो वेट है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। ऐसे ही जो हमारे सोलर सिस्टम में जितने प्लेनेट हैं उनकी जो आकृति और वेट है वैसे ही उनकी ग्रेविटी है, और ऐसे सन की भी बात है। अगर इन सारे प्लेनेट और हम सन को भी एक मेस पर रख दिया जाए तो ये अपने स्थान पर इनकी जैसी ग्रेविटी और जैसा वेट रहेगा वैसे ही उस पर एक कर्व हो जाएंगे उस मेस के ऊपर। यानी कि सबसे ज़्यादा जो कर्व होगा अपने नीचे की तरफ वो सन होगा, क्योंकि इसकी जो वेट है और इसकी जो ग्रेविटी है बहुत ज़्यादा भारी है। गाइस हमें स्लो मोशन में जीना है अगर धरती के मुकाबले। यानी गाइस अगर हम धरती पे चाहते हैं कि हम 4 साल बाद आएँ और हम कहीं जाकर इसको टाइम एक्सपेंड कर पाएँ तो हमें सीधे सन के पास चला जाना चाहिए, लेकिन सन के पास जाने पर हम जलकर राख हो जाएंगे। तो गाइस अगर उसके ऑर्बिट में जा सकते हैं, लेकिन ऑर्बिट में भी बहुत ज़्यादा खतरा है। सिर्फ मेस को समझिए गाइस, ये जो मेस आपको दिखाया जा रहा है सिर्फ समझने के लिए, ऐसा मेस होता नहीं है। और मान लीजिए गाइस ये हमारे जो सन है इसके पास इतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड है जो इस समय जो मौजूद है उससे भी 100 गुना ज़्यादा इस पर ग्रेविटेशनल फील्ड लगा दिया जाए, इसका वेट बढ़ा दिया जाए, तो शायद ही इस मेस का जो कर्व है वो फाड़ कर नीचे चला जाए। और मान लीजिए नीचे भी कोई मेस है तो उस मेस को ये अपनी तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से खींच लेगा, जिसकी वजह से एक होल का भी निर्माण कर देगा। यानी गैस जो नीचे वाली मेस है अगर उस तक हमें पहुंचना है किसी प्लेनेट को धरती की वजह से तो हमें बल्कि इस ग्रेविटेशनल फील्ड से बचकर जाना होगा, डायरेक्ट इस मेस से उस मेस तक जाना होगा, ताकि इस जो सन की ग्रेविटेशनल फील्ड है इसके जरिए जाया जाए। क्योंकि अगर इसके जरिए हम जाएंगे तो जो हमारी समय होगी वो बहुत ज़्यादा स्लो कटेगी। यानी गाइस हमें एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचना है जो हम सोचे हुए हैं, हमें डायरेक्ट इसमें से डायरेक्ट हमें उस प्लेनेट तक जाना चाहिए। यानी कि हमें उस सन की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उससे बचकर निकलना होगा। यानी गाइस जो हमारी ग्रेविटी है वो जो सन की एरिया उससे कम ग्रेविटी है इस स्पेस में। ठीक है सब, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा पे एक बात और सोच लीजिए कि अगर ऐसे ही अगर मान लीजिए वहाँ पे सन की ग्रेविटी है थोड़ी दूर दूर है और यहाँ पे कुछ ऐसी फील्ड है जहाँ पे ग्रेविटी बहुत ज़्यादा स्लो है, यानी कि वहाँ पे ग्रेविटी इतनी मात्रा में कम है बहुत ज़्यादा, यानी कि जो स्पेस में ग्रेविटी है उससे भी कम है, तो अगर हम उस
मार्ग से अगर अपने स्पेसक्राफ्ट को ले जाएंगे, धरती पर से उसको मापेंगे, तो हम देख पाएंगे कि जो स्पेसक्राफ्ट है वो स्पेस और उस सन की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो दोनों से बहुत ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है। तो गाइस हम देख पाएंगे कि जो हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड है जो हमारे सन की, और गाइस एक बार सोच के देखिए, अगर एक ऐसी फील्ड होती जो इस हमारी स्पेस, इसके बाजू में एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 पर काम करती है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्लो है, तो हम अपनी धरती पर से 3 स्पेसक्राफ्ट को भेजते हैं एक उस मेस के जो नीचे वाला मेस उस प्लेनेट पर जाने के लिए। तो एक स्पेसक्राफ्ट जो है वो हमारी सन के जरिए जाएगा और एक स्पेस के डायरेक्ट मार्ग से जाएगा, और एक जो स्पेसक्राफ्ट है वो इस ग्रेविटेशनल फील्ड से बचकर, यानी कि जहाँ पे 0 ग्रेविटेशनल फील्ड है उस ग्रेविटेशनल फील्ड के जरिए जाएगा। तो हम देख पाएंगे गाइस, जो हमारी धरती पर से जो हमारी मापने की मात्रा होगी उसमें हम देख पाएंगे कि जो हमारे स्पेसक्राफ्ट है वो सन की ग्रेविटेशनल फील्ड में बहुत ज़्यादा स्लो मूव कर रहा है, और उससे फास्ट मूव करेगा जो स्पेस में डायरेक्ट जा रहा होगा, और उससे भी फास्ट मूव करेगा जहाँ पे ग्रेविटी 0 डिग्री पे काम कर रही होगी। ये जो स्पेसक्राफ्ट होगा वो बहुत ज़्यादा पहले पहुँचेगा बाकी दोनों स्पेसक्राफ्ट की तुलना में। आप इस इमेज को देखकर समझ भी सकते हैं। इस इमेज में दिखाए गए डायग्राम के चारों तरफ भारी मात्रा में ग्रेविटेशनल फील्ड है, और इस इमेज के जो डायग्राम है इसके बीचों बीच जो आपको होल दिखाई दे रहा है इसको वर्म होल कहा जाता है। इसके जरिए अगर हम किसी एक मार्ग से दूसरे मार्ग जाएं तो हम काफ़ी जल्दी पहुंच पाएंगे बाकी सारी मार्गों से। लेकिन गाइस ये जो डायग्राम दिखाया जा रहा है सिर्फ इस इमेज में सिर्फ दिखाया जा रहा है, जो हमारी स्पेस है इसमें ऐसा कोई डायग्राम नहीं दिखाया जाता है, जिसकी वजह से गाइस हम वर्म होल को देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसको गाइस हम समझ सकते हैं, उसको हम फ्यूचर में कभी प्रैक्टिकली प्रूव भी कर पाएंगे। तो गाइस जो हमारे वर्म होल है डायरेक्ट मैटर करती है नॉन ग्रेविटी पे। तो गाइस आप सीधे अब समझ गए होंगे कि जो हमारे वर्म होल होते हैं वो मैटर करते हैं हमारे नॉन ग्रेविटी के ऊपर। तो ये जो हमारे वर्म होल हैं वो कैसे दिखते हैं, वो कैसे कार्य करते हैं, इसको अभी एग्जैक्ट प्रूव नहीं कर गया है, लेकिन ये होते हैं ऐसा प्रूव हो चुका है। क्योंकि गाइस जब तक ब्लैक होल की तस्वीर साल 2019 में नहीं खींची गई थी, इसके सिद्धांतों के अनुसार ही ब्लैक होल को समझा जा सकता था। ब्लैक होल की तस्वीर के पहले ये भी समझा जा सकता था कि ब्लैक होल की जो ग्रेविटी होगी वो हमारी जो रोशनी होगी उसको भी एक्सपेंड करके अपने अंदर छिपा लेंगे, लेकिन ये साल 2019 में इस पिक्चर के आने के बाद इसको भी प्रूव कर दिया गया है। और ऐसे ही गाइस कुछ साल बीतने के बाद हम वर्म होल को भी प्रैक्टिकली यूज कर पाएंगे, तो वजह से हम कम समय के अंदर ही दूसरे स्थान तक पहुंच पाएंगे, यानी गाइस दूसरे प्लेनेट तक पहुंच पाएंगे। लेकिन गाइस ये भी मैटर करता है कि हम वर्म होल के जरिए अगर कहीं पे हम जाएं तो हम कहाँ पहुंचेंगे, इस चीज़ का भी आगे समाधान निकलेगा। इस वजह से गाइस आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, आप वर्म होल के जरिए कैसे किसी दूसरे प्लेनेट तक या किसी दूसरे स्थान तक कैसे जा सकते हैं। तो आई होप गाइस वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो अगर वीडियो समझ में आए और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।